देश विदेश में चल रही दिन भर की ताज़ा खबरें, खेल, मनोरंजन और हर क्षेत्र से रिलेटेड खबरें जानने के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ आज के इस वीडियो के अंत तक। जानेंगे दोस्तों हर वो खबर जो देश में सनसनी पैदा कर रही है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानीपत में बीमा सखी योजना की शुरुआत करेंगे, जिसका उद्देश्य महिलाओं में वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता बढ़ाना है। ये पहल LIC द्वारा की जा रही है और 18 से 70 वर्ष की कक्षा 10 पास महिलाओं को प्रशिक्षण और 3 साल तक भत्ता दिया जाएगा। इस मौके पर मोदी नियुक्ति प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। भारत ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अब तक 138 करोड़ आधार नंबर बनाए जा चुके हैं। डिजी लॉकर पर 37 करोड़ यूजर्स के 766 करोड़ दस्तावेज स्टोर किए गए हैं और दीक्षा प्लेटफॉर्म पर 70.95 करोड़ पाठ्यक्रम नामांकन के साथ 556 करोड़ से ज्यादा शिक्षण स्तर पूरे हो चुके हैं। वहीं मध्य रेलवे के रेल सुरक्षा बल RPF और राज्य के रेल पुलिस GRP ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत पिछले 11 महीनों में महाराष्ट्र में 1099 बच्चों को बचाया है। इस ऑपरेशन में उनका मकसद उन बच्चों को बचाना है जो या तो अपने घरों से भाग गए थे, खो गए थे या उनका अपहरण कर लिया गया था। साथ ही कनाडा के वैंकूवर में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने 20 साल के भारतीय नागरिक हर्षणदीप सिंह की मौत पर दुख जताया है। हर्षणदीप की शुक्रवार को एडमॉन्टन में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दूतावास ने बताया कि इस मामले में 2 लोग इवान रैन और ज्योतिष साल्टैक्सू गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के नवंबर के सर्वे में बताया गया है कि भारतीय परिवारों को लगता है कि महंगाई आगे और बढ़ेगी। इसके साथ कमजोर धारणा के कारण उपभोक्ताओं का आत्मविश्वास भी घटा है। नवंबर के सर्वे में महंगाई पर परिवारों की औसत धारणा 8.4% रही, जो सितंबर 2024 के सर्वे में 8.1% थी। साथ ही फिनटेक कंपनियां अब अपनी वित्तीय सेवाओं को बढ़ाते हुए पारंपरिक बैंकिंग उत्पादों जैसे सावधि जमा FD पर भी ध्यान दे रही हैं। स्टेबल मनी, फ्लिपकार्ट के निवेश वाली सुपर.मनी और मोबिक्विक जैसी कंपनियां इस तरह की सेवाएं दे रही हैं, जिन पर 9.5% तक का ब्याज मिल रहा है। ये कंपनियां पहली बार FD जैसी निवेश साधनों में दिलचस्पी दिखा रही हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद अब देश छोड़कर रूस पहुंच गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने असद और उनके परिवार को शरण दी है। असद अपनी पत्नी अस्मा और बच्चों के साथ रात में मॉस्को पहुंचे। रूस ने ये भी कहा कि सीरिया में सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। वहीं किसानों ने शंभू बॉर्डर पर दिल्ली जाने की कोशिश की, लेकिन अब फिलहाल के लिए उनका इरादा टाल दिया गया है। इस बीच पंजाब के राजपुरा में किसानों और हरियाणा पंजाब के पुलिस ऑफिसर्स के बीच एक बैठक हुई, जिसमें किसान संगठनों के नेता भी शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच को 10 विकेट से जीत लिया। उन्हें चौथी पारी में सिर्फ 19 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे उन्होंने बिना विकेट गंवाए आसानी से पूरा कर लिया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 में 1-1 से बराबरी कर ली है। पहले पर्थ टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से हराया था। ये ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड में पिंक बॉल टेस्ट मैचों में लगातार 8वीं जीत है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक हाल ही में 11वीं बार रेपो रेट को 6.5% पर बनाए रख रही है। ये फैसला बैंकिंग सेक्टर और इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा खास है, खासकर जब देश में महंगाई बढ़ रही है और GDP ग्रोथ उम्मीद से कम है। ऐसे में FD पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, खासकर 1 साल की FD रेट्स पर, क्योंकि ये अब व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशकों के लिए एक अहम निवेश विकल्प बन गया है। वहीं राजस्थान में एक बहुत बड़ा दुखद हादसा हुआ। एक स्कूली बस जो पिकनिक के लिए जा रही थी पलट गई। बस में 60 बच्चे सवार थे और इस हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई है। 55 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। पुलिस ने अब हादसे की जांच शुरू कर दी है। वहीं NCP के शरद पवार ने महाराष्ट्र चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी के साथियों को हौसला दिया है। उन्होंने हार के बावजूद पार्टी के नेताओं को धैर्य रखने और भविष्य में और मेहनत करने की सलाह दी है। पवार का कहना था कि हार एक समय का हिस्सा होती है और इसे एक सीख की तरह लेना चाहिए, जो बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है। वहीं हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ा है दोस्तों। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के जवान असम से लगी भारतीय सीमा में घुस आए और एक मंदिर के निर्माण को रोकने की कोशिश की। इसके बाद स्थिति और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई।
वहीं विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में दोहा फोरम में भारत की सक्रिय कूटनीति पर जोर दिया। उन्होंने रूस और यूक्रेन युद्ध में भारत की मध्यस्थता की बात की और ये भी कहा कि बातचीत में इसका समाधान निकाला जा सकता है। जयशंकर ने ग्लोबल साउथ के हितों का समर्थन किया और ब्रिक्स मुद्रा जैसी अफवाहों को नकारा। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में सहयोग और संवाद की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में रेजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन करने वाले हैं। ये 3 दिन का समिट जयपुर एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है। पीएम मोदी इस समिट का उद्घाटन भाषण भी देंगे और साथ ही राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। इस इवेंट में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के कालिनिनग्राद में यंत्रा शिपयार्ड में बने लेटेस्ट मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट INS तुशील को भारतीय नौसेना में शामिल करेंगे। इस मौके पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के 13 दिसंबर के प्रयागराज दौरे से पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाकुंभ तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि 5,000 करोड़ रुपए की लागत से काम हुआ है। महाकुंभ के दौरान 13,000 ट्रेनें चलेंगी, जिनमें 3,000 विशेष ट्रेनें होंगी। 48 नए प्लेटफॉर्म और 21 फुट ओवर ब्रिज बनाए गए हैं। साथ ही विशेष कलर कोडिंग भी लागू की गई है। वहीं संभल की जामा मस्जिद को लेकर हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया है। इसके लिए मस्जिद में 2 बार सर्वे हुआ, जिसकी रिपोर्ट 29 नवंबर तक कोर्ट में जमा होनी थी, लेकिन रिपोर्ट तैयार ही नहीं हो पाई। अब ऐसे में एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में कोर्ट में पेश करेंगे। साथ ही भाजपा ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी का एक ऐसे संगठन से कनेक्शन है जिसे जॉर्ज सोरेस फाउंडेशन से फंडिंग मिलती है। ये वही संगठन है जिसने कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के आइडिया को सपोर्ट किया था। साथ ही पूर्वांचल और दक्षिणांचल बिजली निगम के तेजी से हो रहे निजीकरण को लेकर राज्य उपभोक्ता परिषद ने सवाल उठाए हैं। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि पावर कॉर्पोरेशन इतनी जल्दी में है कि बिना विद्युत नियामक आयोग से मसौदा पेश किए सीधे कैबिनेट से पास कराना चाहता है। वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि वो राहुल गांधी से लोकसभा में भारत को अस्थिर करने के आरोपों पर 10 सवाल पूछेंगे। ये बयान तब आया जब अमेरिका ने भाजपा के इन आरोपों को खारिज कर दिया। दोस्तों, वीडियो में खबरों का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दीजिए। वहीं देखिए अगली खबर, किसान अपनी मांगों खासकर MSP को लेकर दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं। तो दिल्ली बॉर्डर पर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। टिकरी बॉर्डर पर खास इंतजाम किए गए हैं, जैसे वाटर कैनन भी तैनात कर दी गई है। माहौल थोड़ा गर्म है तो प्रशासन पूरी तैयारी में है। वहीं अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग अमेरिका में बिना कानूनी इजाजत के रह रहे हैं उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी आने वाली पॉलिसी पर बात की और कई बड़े ऐलान भी किए। साथ ही साइबर क्राइम अब पुलिस और प्रशासन के लिए काफी बड़ी चुनौती बन चुका है, क्योंकि इसमें तकनीकी रूप से बहुत जटिल तरीके अपनाए जाते हैं। इनमें लोग न केवल पैसे मांगते हैं बल्कि उनकी व्यक्तिगत जानकारी भी चोरी हो जाती है, जो आगे चलकर और भी बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। वहीं शंकर नगर के परतापुर इलाके में 500 लोगों का धर्मांतर कराया गया, जिससे मामला बहुत ज्यादा गर्मा गया है। जब हिंदू रक्षा दल, किसान मंच और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को इस बारे में पता चला तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनके हंगामे के बाद पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में ले लिया और 5 आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया है। साथ ही किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच का इरादा फिलहाल टाल चुके हैं, लेकिन वे हाईवे पर डटे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें शंभू बॉर्डर समेत अन्य रास्तों को खोलने का निर्देश देने की मांग की गई है। किसान MSP के कानूनी गारंटी और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के स्कूलों को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि DPS RK पुरम और पश्चिम बिहार के एक स्कूल को ईमेल के जरिए धमकी मिली है। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर के बाराघाटा स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम भी मौके पर मौजूद है।
वहीं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर आई है। यहाँ एक परिवार ने अपनी ही दादी की हत्या कर दी क्योंकि उन्हें शक था कि वो टोनी यानी कि जादू टोना करने वाली है। ये घटना ओडगी थाना के सावा रावा गांव की है। 4 साल पहले इस परिवार के एक बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और उसी के बाद ये दुखद घटना घटी। दोस्तों, संसद भवन परिसर में विपक्षी इंडिया गठबंधन के सांसदों ने एक बड़े बिजनेस ग्रुप के खिलाफ प्रदर्शन किया। वो लोग इस ग्रुप पर रिश्वतखोरी के आरोप लगा रहे हैं। प्रदर्शन में कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, लेफ्ट पार्टियां और बाकी दलों के नेता भी शामिल थे। मतलब सबने मिलकर इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। साथ ही केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों से कहा कि देश विरोधी ताकतों के खिलाफ मिलकर लड़ना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन्हें राजनीति से ऊपर रखकर देखना चाहिए। रिजिजू ने आरोप लगाया कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन और एक वरिष्ठ विपक्षी नेता के बीच रिश्तों का जिक्र किया गया है। साथ ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। अब तक 138 करोड़ आधार कार्ड बनाए जा चुके हैं। डिजी लॉकर पर 37 करोड़ उपयोगकर्ताओं के 776 करोड़ दस्तावेज स्टोर हैं। दीक्षा प्लेटफॉर्म ने 17.95 करोड़ एनरोलमेंट और 14.37 करोड़ कोर्स कंप्लीशन के साथ 556 करोड़ शिक्षण स्तर पूरे किए हैं। साथ ही अगली खबर देखिए, पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के लिए 2024 काफी चैलेंजिंग रहा, लेकिन उनके स्टॉक के लिए ये साल कमाल का बन गया है। 9 दिसंबर 2024 को पेटीएम का शेयर 3 साल बाद 1000 रुपए के ऊपर चला गया। याद है दोस्तों, जब आरबीआई की कार्रवाई के बाद ये 310 रुपए तक गिर गया था। बस अब वही शेयर सिर्फ 8 महीनों में 225% का रिटर्न दे चुका है। मल्टी बैगर की असली परिभाषा है ये। वहीं देखिए, पीएम मोदी ने जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की तरक्की के लिए आज का दिन बड़ा ही खास है। देश विदेश से बहुत सारे डेलीगेट्स और इन्वेस्टर्स आए हैं और इंडस्ट्री के कई बड़े लोग वहां मौजूद थे। सही में दोस्तों, राजस्थान के लिए ये इवेंट काफी बड़ा है। सीरिया में तख्ता पलट हो गया। विद्रोहियों ने राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से ही हटा दिया। खबर है कि असद ने दमिश्क छोड़कर रूस में पनाह ले ली है। पुतिन ने उन्हें और उनके परिवार को मानवीय आधार पर शरण दी है। सेना ने भी कंफर्म कर दिया कि असद की सत्ता अब खत्म हो गई है। सीरिया में दोस्तों ये बड़ा बदलाव हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव के लिए अपनी दूसरी लिस्ट निकाल दी है। इस बार मनीष सिसोदिया की सीट बदल गई है। वो अब पटप्पड़गंज की जगह जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। पटप्पड़गंज से अवध ओझा मैदान में उतरेंगे, जो हाल ही में आप में शामिल हुए हैं। चुनावी माहौल तो गर्म ही है दोस्तों। वहीं अगली खबर देखिए, पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से शिलांग जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट SG2950 को बर्ड हिट की वजह से पटना एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हुआ यूं कि फ्लाइट के रास्ते में एक पक्षी से टकरा गई, जिससे विमान के शीशे को नुकसान पहुंचा। इसीलिए पायलट ने सावधानी बरतते हुए पटना में लैंडिंग कर दी। अच्छा हुआ कि सब सुरक्षित हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला इसी तरह से वीडियो में चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट का नाम जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही देखिए, अमेरिका की सेंट्रल कमांड की तरफ से एक बयान आया है। उन्होंने बताया कि 8 दिसंबर को उन्होंने सीरिया के मध्य इलाके में कई सटीक हवाई हमले किए। ये सब तब हुआ जब विद्रोही ताकतों ने असद परिवार के 5 दशक लंबे शासन को खत्म कर दिया और राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। हालात वाकई दोस्तों तेजी से बदल रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। पार्टी के बड़े नेता दिलीप पांडे का टिकट काटे जाने और भाजपा से आए पूर्व विधायक सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को पार्टी में शामिल करने के बाद तिमारपुर से कई प्रभावशाली पदाधिकारी नाराज हो गए हैं। इस नाराजगी के चलते 76 पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है, जिनमें वार्ड, मंडल, विधानसभा क्षेत्र और जिला स्तर के लोग शामिल हैं। ये पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। साथ ही पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के खैरताला गांव में एक घर में रात बम धमाका हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विस्फोटक मामून मोहल्ला के घर में बनाए जा रहे थे। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होगा, लेकिन श्रद्धालु काशी और अयोध्या का दर्शन भी करेंगे। रिंग रेल कनेक्टिविटी श्रद्धालुओं की राह आसान करेगी। ट्रेनें प्रयागराज, बनारस और अयोध्या के बीच रफ्तार से दौड़ेंगी। श्रद्धालुओं के लिए ट्रेनों की कमी नहीं पड़ने पाए, इसके लिए अतिरिक्त ट्रेनों के रैक भी रखने की तैयारी है।
साथ ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान उतारने का ट्रायल होगा। ये ट्रायल सुबह 11 बजे से शुरू हुआ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अधिकारियों के अनुसार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का विमान पहले करीब 1.5 से 2 घंटे एयरपोर्ट के आसपास उड़ान भरेगा, फिर वो एयरपोर्ट पर उतरेगा। इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।